इमेजिन करें कि आप एक बोट पर अपनी फैमिली के साथ नीले समुद्र में छुट्टियां गुजारने गए हैं। चारों तरफ दूर दूर तक पानी फैला हुआ है और सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता हो, लेकिन तभी एक लम्हे में सब कुछ बदल जाए। अचानक समुद्र का पानी कहीं गायब हो जाए और आप समुद्र के नीचे की वीरान जमीन पर फंस जाएं। ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे। आखिर समुद्र का सारा पानी कहाँ गया? क्या ये पानी दोबारा वापस आएगा? तो चलिए ये सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस फिल्म से, जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक बोट पर कैरेबियन ओशन के बीच में मौजूद होते हैं। ये फैमिली बेन नाम के इस लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र के बीच में आए होते हैं, एक यादगार पल बनाने के लिए। वो सभी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। कुछ पल के लिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। जब वह सभी समुद्र का व्यू एंजॉय कर रहे थे तो बेन की मॉम समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है, जबकि बेन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से बेन की मॉम जूलिया को समुद्र में ऐसा फील हुआ जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। जब वह यहाँ वहां देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे समुद्र के नीचे खींच लेता है और साथ ही उनके बोट पर जो इक्विपमेंट्स हैं वह तेजी से यहाँ वहां डायरेक्शन चेंज करने लग जाते हैं, जैसे कुछ बड़ा हो रहा हो। बेन और टॉम इस बदलते हालात को अच्छी तरह समझ नहीं पाते क्योंकि वह फिशिंग करने में बिजी होते हैं। वही जूलिया देखती है कि वह अपने बोट से कुछ ही सेकंड्स में काफी दूर आ गई है और वह डूब रही है। वह खुद को बचाते हुए टॉम को जोर जोर से आवाजें देने लगती है, लेकिन जूलिया बोट से काफी दूर होने की वजह से उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। और यहाँ पर जूलिया को फील होता है कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। जूलिया अपनी बेटी कैसी को आवाज देने लगती है, लेकिन कैसी हेडफोन लगाकर सनलाइट एंजॉय कर रही होती है। बेन, कैसी और टॉम को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जूलिया स्विमिंग करने समुद्र में उतरी है। जूलिया धीरे धीरे उनसे और दूर होती जा रही थी, लेकिन तभी खुशकिस्मती से टॉम को हल्की सी जूलिया की आवाज सुनाई देती है। वह जूलिया को देख लेता है और टॉम उसे बचाने के लिए फौरन पानी में जंप कर देता है। दूसरी तरफ बेन बोट का इंजन स्टार्ट करके उनके पास ले जाता है। लकीली टॉम जूलिया को डूबने से बचा लेता है। जब वह बोट के करीब पहुंचते हैं तो उसके बाद बेन और कैसी उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जूलिया की जान बच पाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। वह कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुमसे कहा भी था कि जब तुम्हारी मॉम स्विमिंग करने समुद्र में उतरेगी तो तुम्हें उस पर नजर रखनी है। कैसी सॉरी करती है और कहती है कि मैंने हेडफोन पहन रखे थे। खैर, अब जूलिया सेफ थी। टॉम कहता है कि अब कोई भी बिना बताए स्विमिंग करने नहीं जाएगा और अगर कोई जाएगा भी तो पहले किसी न किसी को इन्फॉर्म करेगा। वो सभी टॉम की बात पर अग्री हो जाते हैं और अब रात होने वाली होती है, इसीलिए वह सब बेन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। रात को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है। कैसी उसे बताती है कि वो सभी बोट में काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कैसी से कहता है कि तुम सभी को जल्दी से सरफेस पर आना चाहिए। यहाँ टीवी में बता रहे हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अनयूजुअल होगा। ये सुनते ही कैसी नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। वह ये देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उस समय ये लोग सेफ जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं थे। वह उससे और भी बातें करने लगती है कि तभी अचानक इन दोनों का कनेक्शन कट जाता है। ये बात वह जाकर अपनी मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। जो चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि उनके बोट के आसपास बहुत सारी वेल और शार्क फिश मंडरा रही हैं, जबकि इस एरिया में वेल्स या फिर शार्क मछली बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। टॉम एक ओशन एक्सप्लोरर था, इसीलिए वह जानता था कि वेल या शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही करती हैं। आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो हो ही चुका था, लेकिन उससे पहले उन्हें शार्क से निपटना था। उससे पहले कि वह कुछ कर पाते तभी इस दौरान उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। वह सभी बहुत घबरा जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि बोट के निचले हिस्से के साथ कोई बड़ा क्रीचर टकरा गया है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वह देखता है कि बोट के नीचे बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि जरूर किसी बड़ी शार्क ने दिया था। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर बहुत ही गहरा चोट आया होता है। ये देखकर जूली उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए इस डेंट की वजह से इंजन खराब हो गया है, अब हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। वह सभी समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था कि ये किसी को मदद के लिए बुलाए। लेकिन केसी जब बाहर मदद के लिए कॉल करने के लिए आई तो सिग्नल भी नहीं थे। उनकी बोट का कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल पकड़ नहीं रहा था। वह सभी बहुत परेशान थे कि अचानक से यह सब कुछ बंद क्यों पड़ गए। अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है
उनके पास सिर्फ 4 दिन तक का खाना था और कुछ भी नहीं, लेकिन जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद उन्हें इस बात की थी कि यह लोग एक शिपिंग रूट पर थे और यहाँ से कोई न कोई शिप इन्हें गुजरते हुए देख लेगा, जिसके बाद वह इसे बचा लेंगे। अब उनकी इन्हीं बातों के दौरान उन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा मीटियोरॉइड इन्हीं की तरफ आ रहा था। वह उनकी शिप से टकरा सकता था और उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बोट बर्बाद हो जाएगी और ऐसा ही होता है। उनकी बोट का इंजन पूरी तरह से डैमेज हो गया, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अगर वह इंजन स्टार्ट करके बोट को आगे नहीं ले जाता तो वह मीटियोरॉइड सीधा इनसे टकरा जाता। टॉम देखता है कि आसमान में से गिरने वाली ये ऑब्जेक्ट्स असल में सैटेलाइट थी, इसीलिए अचानक रेडियो और टेलीफोन्स के सिग्नल्स ने काम करना छोड़ दिया है। वह सभी इस हादसे से पूरी तरह संभल नहीं पाए थे कि तभी एक दूसरा मीटियोरॉइड भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ और कर नहीं सकते थे, इसीलिए ये बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो वो सभी पानी में डूबे नहीं। जब वह बोट के अंदर होते हैं तो बोट बहुत ही तेजी से झटके खाने लगती है। वह सभी समझ जाते हैं कि अब यह लोग बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और यह सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो ये लोग पाते हैं कि ये लोग जिंदा थे। हालांकि इन्हें चोटें जरूर आई थीं, मगर हैरानी की बात यह थी कि अब उनकी बोट के अंदर कहीं छोटी बड़ी सुराखें हो चुकी थीं, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था।